आप सुन रहे हैं बॉम्बे लोकल की पेशकश दुनिया घर। तो शुरू करते हैं। ग्यारह दिसंबर 1620 योहानस अपनी मां के साथ गोगलिंगन के कोर्ट में हाजिर हुआ। ये केस अब नए गवर्नर ऑल्बर के हाथों में था। मारिया का केस, जिसमें उसे जलाने से पहले छाती पर गन पाउडर से भरा बैग बांधा गया था, वो ऑल्बर का ही फैसला था। कतरीना कैपलर पर मुकदमा शुरू हो चुका था। लोगों के बीच एक अजीब सा उत्साह था। कतरीना की डिग्निटी और कैपलर का करियर दांव पे था। कैपलर ने हर गवाह के लिए सवाल तैयार किए थे। अपनी मां से लियोनबर्ग के हर इंसान के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी। कतरीना पर सबसे पहले चुड़ैल होने का आरोप लगाने वाली उर्सुला एक क्रॉनिक पेन से गुजर रही थी। उसकी चीखें रात भर गलियों में गूंजती थी, जिसमें वो कतरीना को गालियां दिया करती। पैनल में बैठे हुए 3 जजेस में से एक जज उर्सुला का पड़ोसी था, जो दिन रात उर्सुला को परेशान होते हुए सुनता था। कैपलर ने जरा भी समय न गवाते हुए उर्सुला के पास्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन निकाली। अंसपंच का फ्रैंकेनियन शहर। उर्सुला जब जवान थी तब उसका अफेयर एक फार्मासिस्ट के हेल्पर से चल रहा था। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए उसने उर्सुला को कुछ दवाइयां दी। उसके बाद से उर्सुला को क्रॉनिक पेन शुरू हो गए, क्योंकि उन दवाइयों में मरकरी मिला हुआ था, जिससे उसके बच्चे पैदा करने की संभावना खत्म हो गई। जब उर्सुला और कतरीना दोस्त थे, तब उर्सुला के कहने पर ही कतरीना ने उसे काढ़ा बना कर दिया था। तब से उर्सुला ने अपनी सारी बदकिस्मती कतरीना के सर थोप दी। मार्टिन नाम के ग्रेव डिगर से कतरीना ने अपने पिता की कब्र खोदने के लिए कहा था, क्योंकि उसे उनकी हड्डियों में से उनका स्कल चाहिए था। कैपलर ने जब अपनी मां से इस बारे में पूछा तो कतरीना ने बताया कि जब सालों पहले वो कैपलर से मिलने ट्यूबिंगन आई थी, तब उसने बिशप के घर में चांदी में मड़े हुए स्कल के कप्स देखे थे, जिसमें लोग शराब पिया करते थे। इसमें एक तरह का प्रेस्टीज था, और कतरीना को यह भी लगता था कि मृत्यु के बाद उसके पिता के अवशेषों पे उसका अधिकार है। इसलिए वो अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट तैयार करना चाहती थी। कतरीना चाहती थी कि उसका बेटा वैसे ही स्वस्थ रहे जैसे उसके पिता आजीवन स्वस्थ रहे। जूरी को कतरीना अब और अजीब लगने लगी थी। कतरीना ने जो कप गवर्नर को देने की कोशिश की थी, वो बस अपनी तरफ से गवर्नर आइनहॉर्न को यह जतलाना चाहती थी कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वो चाहती थी कि जल्द ही उस पर लगे आरोप की इंक्वायरी हो और उसे जस्टिस मिले। एक औरत का आरोप था कि लगभग 25 साल पहले कतरीना के छूते ही एक सुअर की मौत हो गई। योहानस ने काउंटर किया कि 25 साल पहले विटनेस की उम्र लगभग 7 साल की होगी। इसका मतलब कि वो कोर्ट में टेस्टिफाई करने के काबिल नहीं है। इस केस में कैपलर को कई बार अपनी मां के व्यक्तित्व के वो पहलू मिले जिन्हें कुरेद कर उसे अपना बचपन याद आ गया। उसकी मां में हमेशा बच्चों से उत्सुकता थी। जो उसके मन में होता वो बोल देती थी, जानवरों से प्रेम करती। कतरीना एक मजबूत औरत थी जो हर्ब्स यानी कि पेड़ पौधों से पोषण बनाकर लोगों की मदद करती थी। जूरी को जो बात सबसे ज्यादा खटकती थी वो ये थी कि उन्होंने कतरीना को कभी रोते हुए नहीं देखा था, एक आंसू भी नहीं। कतरीना आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती थी। वो इधर उधर देखती, सोचती और बहुत संभल कर धीरे से अपनी बात कहती। जूरी मानती थी कि कतरीना एक इंडिफरेंट औरत है जिसके पास इमोशंस नहीं है। इस समय भी वो अपने पूरे होश में कटघरे में खड़ी थी और सभी सवालों का जवाब पूरे धैर्य से दे रही थी। कैपलर को आज अपनी मां पे नाज था। 10 सितंबर 1621 एक पन्ने का फैसला ऑल्बर को भेजा गया। जितने भी साक्ष्य या सबूत सामने रखे गए, वो कतरीना को एक विच साबित करने के लिए काफी नहीं है। फिर भी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। उसके मुंह से सच सुनने की एक और कोशिश की जानी चाहिए। एग्जीक्यूशनर को बुलावा भेजा गया। 28 सितंबर की सुबह कतरीना को जेल से टाउन हॉल भेजा गया। कतरीना की आंखों में अब भी कोई आंसू नहीं थे। वो 10 महीने इस कैद में गुजार चुकी थी। एग्जीक्यूशनर के सामने कतरीना ने जो बातें कही, उससे सभी को यकीन हो गया कि कतरीना वाकई में बहुत मजबूत इंसान है। मैं कुछ भी कन्फेस नहीं करना चाहती, मैं कुछ भी एडमिट नहीं करना चाहती।
जिस तरह से मुझे टॉर्चर करना है आप कर सकते हैं। एक एक करके मेरे शरीर से सारी नसें उधेड़ दो, तब भी मैं कुछ नहीं मानूंगी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा भगवान की तरफ खड़े रही। वो सच जानता है। कतरीना अपने घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करने लगी। सभी असहमतियों के बावजूद कैपलर के डिफेंस और कतरीना के धैर्य की वजह से कतरीना कैपलर को बाइज्जत बरी किया गया। योहानिस लेंस में अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश में लगा हुआ था। वो अब थोड़ा शांत रहने लगा। माँ ने जो जीवन के आखिरी पड़ाव में सहा वो अकल्पनीय था, फिर भी महान वैज्ञानिक बहुत दिनों तक शोक नहीं मना सकते। आने वाले समय का भार उनके कंधों पर होता है। कैपलर ने लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस पर एक किताब लिखनी शुरू कर दी, पर उस समय तक वॉर शुरू हो चुका था। प्रिंटिंग इंडस्ट्री क्राइसिस में थी। एक किताब पब्लिश करवा पाना बहुत मुश्किल काम था। कैपलर ने अपनी लिखी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स बाहर निकाली, उन पर से धूल हटाई। खत्म न होने वाले ढंग से कागजात एक के बाद एक बाहर निकलते रहे। डेटा, ऑब्जर्वेशंस, ड्राइंग्स, लेंस के हर उस स्टोरेज में जहां कैपलर ने अपने काम सुरक्षित रखे थे, वो सब कुछ अपने घर ले आया और फर्श पर बिछाकर बीचों बीच बैठ गया, जैसे सूर्य। असंख्य संख्याओं और कल्पना से बनाए कोपरनिकस के सोलर सिस्टम के इलस्ट्रेशंस, ग्रह, तारे, रेखाएं, ये सब कुछ एक महान वैज्ञानिक के घर की फर्श पर बिछे हुए थे। बीच में एक आदमी असहाय महसूस कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। कैपलर उसकी तरफ खिंचा चला आया। सालों पहले लिखी एक कहानी, ड्रीम्स, या लैटिन में सोमनियम। 22 साल के योहानिस ने उस समय की वैज्ञानिक खोजों और रेडिकल विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक उपन्यास लिखना शुरू किया। गैलीलियो के बनाए टेलीस्कोप की मदद से कैपलर ने अपनी आंखें आसमान की तरफ मोड़ ली और कोपरनिकन रिवॉल्यूशन को अपनी कलम से डिफेंड करने की ठानी। इस कहानी में एक एस्ट्रोनॉमर है जो प्राग में रहता है। उसे एक रात सपना आता है। सपने में वो फ्रैंकफर्ट के बुक फेयर में एक किताब पढ़ता है। आइसलैंड में ड्यूरेकोटिस नाम का एक लड़का अपनी माँ फियोक्सहिल्डे के साथ रहता है। फियोक्सहिल्डे एक विच है। चांद, सौरमंडल, 147 साल का मछुआरा, टाइको ब्राहे, इंटरगैलेक्टिक रहस्य। ड्यूरेकोटिस अपनी माँ से मिलने लौटता है। कहानी वहीं आकर खत्म होने को है जहां से शुरू हुई थी। कैपलर के हाथ कांपते हैं। कैपलर महज 22 साल का था जब उसने ये कहानी लिखी थी। उसे याद आता है कि उसने ये कहानी एक बार प्राग में अपने दोस्तों को सुनाई थी, जिसमें से एक दोस्त इस मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी अपने साथ ट्यूबिंगन ले आया, जहां किसी बार्बर शॉप में उसने इस कहानी का जिक्र किया। कैपलर के हिसाब से वो बार्बर कोई और नहीं पर अर्सला का भाई अर्बन क्रॉथलिन ही था, जिसने कैपलर की लिखी हुई किताब में एक काल्पनिक किरदार की माँ को कैपलर की माँ से जोड़ दिया और इस बात को हवा दी कि योहानिस कैपलर की माँ वाकई में एक विच है। उसके बाद अर्बन ने अपनी बहन को ये बात बताई और कैपलर परिवार के खिलाफ कदम लेने के लिए उकसाया। कहानी में ड्यूरेकोटिस और फियोक्सहिल्डे के बारे में पढ़कर यह अंदाजा लगाना कि ये वाकई में योहानिस और कतरीना की कहानी है कोई कठिन काम नहीं था। हार्मनी नाम की किताब में कैपलर ने लिखा था कि जो उसकी माँ भुगत रही है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। शी इज एन ऑथर ऑफ हर ओन लैमेंटेबल मिसफॉर्च्यून। पर आज कैपलर को लग रहा था कि जो भी उसकी माँ ने भुगता उसके लिए माँ नहीं, बेटा, वो खुद जिम्मेदार है। कैपलर ने इतना क्रोध, इतनी ग्लानि अपने जीवन में कम ही महसूस की थी जितनी वो अब कर रहा था। कैपलर एक भयानक अवसाद में अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता है। वो अपनी माँ से बात करना चाहता था, रोना चाहता था, पर वो ये नहीं कर सकता। जेल से छूटने के कुछ महीनों बाद ही कतरीना अपनी बेटी की गोद में सर रखे रखे सो गई, फिर कभी नहीं उठी और कैपलर आजीवन अपनी छाती में एक ब्लैक होल लिए घूमता रहा। इस बात की घबराहट कि इस मैन्युस्क्रिप्ट के पब्लिश होते ही लोग ये सच में सोचने लगेंगे कि उसकी माँ के पास वाकई सुपरनैचुरल पावर्स थी, और अगर मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश नहीं की तो जिन लोगों को इस कहानी के बारे में पता है वो माँ के बारे में अफवाहें फैलाते रहेंगे। कैपलर को अब भी अपनी माँ को डिफेंड करना होगा। कैपलर ने किताब को पब्लिश करने का फैसला लिया। ऐसा करके वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसकी माँ पर इस कहानी के आधार पर आरोप लगाए।
कैपलर लगातार उस किताब में फुटनोट्स लिखने शुरू करता है, हर फैंटेसी का रेफरेंस जो उसने रियलिटी से लिया। जितनी लंबी कहानी उससे लंबे फुटनोट्स। कहानी में स्पिरिट्स के होने का श्रेय कैपलर ने ओलास मैग्नस की किताब हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न पीपल से लिया, जो कहती है कि स्कैंडिनेविया में जादू आम बात है और ये जादू अक्सर बातचीत का होता है, क्योंकि स्कैंडिनेविया में रातें लंबी होती हैं और दिन बहुत छोटे। लोगों के पास काम करने के घंटे बहुत कम होते हैं, तो काम जल्दी खत्म करके वे दूसरों के घर नियम से जाते हैं और जीवन की फिलॉसफी डिस्कस करते हैं। कैपलर ने कहानी में स्पिरिट्स को डीमन कहा था, ग्रीक भाषा का एक शब्द डायमन, जिसे खुद महान फिलोसोफर प्लेटो ने डायन शब्द से लिया, जिसका अर्थ होता है जानना। कैपलर चाहता तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को जला भी सकता था, पर ऐसा करना एक तरह से एडमिशन ऑफ गिल्ट होता, क्योंकि लोगों तक ये मैन्युस्क्रिप्ट अफवाह बनकर पहले ही पहुंच चुकी थी। अपनी माँ को डिफेंड करने के लिए वो ताउम्र इस किताब के फुटनोट्स लिखता रहा, ताकि अगर कोई उसकी माँ पर उंगलियां उठाए तो वो उसे ये बता सके कि ये सब कुछ काल्पनिक है, जिसके साक्ष्य हर पन्ने के नीचे लिखे हैं। और ये पूरी किताब, पूरी कल्पना लोगों को नई खोजों और विचारों से अवगत कराने की एक कोशिश बस है। कैपलर ड्रीम्स नाम की इस किताब के महज 6 पन्ने प्रिंट करवा पाया। मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिंट करवाने के लिए पैसों की खोज में बीमार कैपलर भटकता रहा। भूखा प्यासा काला ऊनी कोट पहना हुआ ये आदमी बर्फ से ढके मैदान में अपने घोड़े से गिर पड़ता है और इस बर्फ की गोद में आखिरी सांसें लेता है। मौत से कुछ समय पहले ही कैपलर ने लिखा था, टू मेजर अर्थली शैडोज व्हाइल हिज माइंड वाज रीच्ड टू हेवन। 4 साल बाद कैपलर के बेटे लुडविग कैपलर का उस समय के लॉर्ड फिलिप III को लिखे गए एक खत का अंश। मेरे पिता योहानिस कैपलर जब इस धरती के लगातार अपनी धुरी पे घूमते रहने से थक गए, तो उन्होंने चांद की ओर अपना रुख किया। उन्होंने ड्रीम्स नाम की एक किताब लिखी, पर यह किताब अपने साथ एक श्राप ले आई है। यह हम बच्चों के लिए बहुत ही त्रासद समय है। मेरे पिता इस किताब को छपवाने में असमर्थ रहे, वो एक गहरी नींद में चले गए। इस युद्ध के समय हम सभी ओर से हारे हुए हैं। ऐसे में जब मेरी पत्नी के भाई जेकब ने इस किताब को छपवाने का जिम्मा उठाया, तो उसे भी अचानक एक जानलेवा बीमारी हो गई और उसकी मौत हो गई। हम आम लोग इस किताब को छपवाने में असमर्थ हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पिता का ये काम सभी के सामने बाहर आए, मेरी मदद करें। बहुत से पब्लिशर्स ने इस किताब को छापने से मना कर दिया। एक अफवाह फिर फैली कि कतरीना, जिस पर चुड़ैल होने के आरोप थे, उसके बेटे की लिखी हुई किताब श्रापित है। ड्रीम्स नाम की यह किताब सरसरी निगाह से देखने में एक स्वप्न जैसी ही लगती है, एक लेबिरिंथ जैसे पहेली। आज भी ड्रीम्स पढ़ते हुए लगता है कि एक बेटा अपनी माँ को लोगों की नजरों से डिफेंड कर रहा है। एक कभी ना खत्म होने वाला स्वप्न। काल्पनिकता और वास्तविकता दोनों एक दूसरे के साथ चलती है, जैसे सपनों में होता है वैसे ही। आज एल्टिंगन में जहां कतरीना का जन्म हुआ था, वहां कतरीना का एक स्टैचू करेज और उनके पेशेंस को ट्रिब्यूट देता हुआ खड़ा है। उनका चेहरा शांत है, लंबा गाउन पैरों को छूता है और उनके हाथों में एक सिकल है, जो गांव के किसान और पीजेंट कम्युनिटी की शक्ति और मेहनत का प्रतीक है। वहीं कैपलर के प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन को कैलकुलस से रिफाइन कर न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। इन्हीं कैलकुलेशंस की सहायता से कैथरीन जॉनसन ने एक ट्रेजेक्टरी का पता लगाया, जिसकी मदद से अपोलो 11 चांद की सतह पर पहुंच पाया। नासा के सबसे पहले प्लैनेट हंटिंग मिशन का अहम हिस्सा, एक टेलीस्कोप, कैपलर स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है, जो मिल्की वे में उन ग्रहों की तलाश में है जहां जीवन छुपा हो सकता है। कैपलर की नजरें वहां तक पहुंचती हैं जहां तक पहुंचने में प्रकाश भी समय लेता है। दुनिया भर की पहली सीरीज कटघरे में स्वप्न यहाँ खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली को फॉरवर्ड करें, अपने रिएक्शंस हमें भेजें। मेल अस duniaghar@bombaylocal.com। इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी।